जोहार, नमस्कार। मैं दिनेश दिनमणि आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल के माध्यम से खोरठा का क्लास लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। बहुत दिनों से मांग थी कि आप सिर्फ कोचिंग सेंटरों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपसे दूर हैं उन तक आपका क्लास नहीं पहुँच रहा है। तो उन तक क्लास पहुंचाने का आज जो सोशल मीडिया सुलभ है, सबके पास मौजूद है, तो उसी मीडिया का माध्यम बनाकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और खोरठा भाषा से संबंधित, भाषा एवं साहित्य से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम हैं, वो एकेडमिक पाठ्यक्रम हो चाहे कंपटीशंस के, जो नियोजन की परीक्षाएं हैं राज्य स्तर की, उनसे जुड़े पाठ्यक्रम हैं, उनसे संबंधित जो आवश्यक जानकारी है वो मैं आप तक शेयर करूंगा ताकि आपको तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज शुरू करते हैं खोरठा का वर्ण परिचय। खोरठा का वर्ण परिचय से हम आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है आप सबों को, किसी भाषा का मूल जो होता है, मूल आधार, उसकी ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियों को के ही लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो खोरठा में कौन कौन सी ध्वनियाँ व्यवहार की जाती हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, यानी उसके लिखित रूप क्या क्या हैं, तो इस संदर्भ में विस्तार से जानने से पहले हम इस बात को जानें कि खोरठा लिखी कैसे जाती है। तो आप सभी जानते होंगे कि खोरठा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार किया जाता है। तो देवनागरी लिपि के अनुसार ही हम खोरठा की ध्वनियों को समझेंगे, उसके वर्णों को जानेंगे। तो वर्ण परिचय खोरठा का। तो देवनागरी वर्णमाला के अनुसार वर्णों का मुख्य विभाजन दो है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो उसी हिसाब से खोरठा के वर्णों को हम यहाँ विभाजित करके जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले स्वर वर्ण की जानकारी लेते हैं। स्वर वर्ण में जैसा हम देख रहे हैं बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा, स्वर वर्ण में कुल 8 स्वर ही हैं। खोरठा के जो भाषिक व्यवहार में उच्चारण होने वाले स्वर ध्वनियाँ हैं वे 8 ही हैं। तो उन्हीं के आधार पर खोरठा वर्णमाला में केवल 8 स्वरों का प्रावधान रखा गया है। तो 8 स्वर क्या क्या हैं आप देख रहे होंगे, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। अब यही 8 स्वर हैं। आप सभी हिंदी वर्णमाला का अभ्यास करते रहे हैं, उसमें लेखन, पठन, पाठन करते रहे हैं। तो आप सबों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों का प्रावधान है। तो 11 में से 3 को हटा दिया गया है खोरठा में। 3 स्वर वर्णों का व्यवहार नहीं होने के चलते खोरठा स्वर वर्णमाला में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर 8 ही स्वर हैं। इन्हीं वो 8 स्वरों का खोरठा में लेखन होता है। ये स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में भी। मात्रा के रूप में क्या क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि स्वरों का विभाजन और अलग अलग तरह से किस तरह है। जैसा हम देख रहे हैं कि 8 स्वर हैं। 8 स्वर में से 3 स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ। ये जो विभाजन है वो श्वास और समय के अनुसार किया गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम सांस की खपत होती है, वैसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय और ज़्यादा सांस की खपत होती है, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ को रखा गया है। इनके उच्चारण में कम समय और कम सांस की खपत होती है।
उसके विपरीत दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ रखा गया है। यानी 5, 3 है ह्रस्व स्वर और 5 है दीर्घ स्वर। तो इनके उच्चारण में समय और सांस की ज़्यादा खपत होती है। तो ये समय और सांस के आधार पर विभाजन हुआ। इसके बाद एक विभाजन और होता है मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन है? मूल स्वर आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये मूल स्वर हैं। जबकि संयुक्त स्वर कहा जाता है ए और ओ को। तो मूल स्वर हो गए 6 और संयुक्त स्वर 2। खोरठा में स्वरों का मूलतः सामान्य विभाजन यही है जो आपके काम की चीज़ है। भाषा विज्ञान के अनुसार और भी कई इसके अध्ययन के आयाम हैं, उनको जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि इन्हीं स्वरों का जब व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर व्यवहार होता है तो मात्रा के रूप में व्यवहार होता है। तो उन मात्राओं को भी समझें हम, किन के लिए कौन सी मात्रा निर्धारित है, यानी किस स्वर के लिए कौन सी मात्रा। तो हम देखेंगे आ के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ ताकि ऊपर मात्राओं को लिखा जाए। आ के लिए कोई मात्रा दिखती नहीं है, वह स्वर व्यंजन के साथ मिला हुआ रहता है। आ के लिए इस तरह का, ह्रस्व ई के लिए इधर से, दीर्घ ई के लिए इधर से, ह्रस्व उ के लिए नीचे व्यंजन के नीचे लगता है इस तरह, दीर्घ उ के लिए व्यंजन के नीचे इस तरह, और ए के लिए व्यंजन के ऊपर इस तरह, ओ के लिए व्यंजन के ऊपर आगे इस तरह, यानी इसका ये वाला रूप बचा रह जाता है। तो ये मात्रा के रूप में इस तरह स्वरों का व्यवहार होता है। तो स्वरों को हम लोग इसी रूप में जानें। चलिए अब इसके बाद मैं व्यंजन वर्णों के बारे में बताऊंगा, खोरठा के व्यंजन वर्णों के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है व्यंजन वर्ण किसको कहा जाता है। व्यंजन वर्ण यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। सभी व्यंजन में अ यानी स्वर वर्ण मिला हुआ रहता है, बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं है स्वतंत्र रूप में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि खोरठा में स्वरों की क्या, व्यंजनों की क्या स्थिति है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या जैसा कि हम जानते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 29 है और 2 उपव्यंजन हैं, यानी कुल मिलाकर 31 व्यंजनों का व्यवहार है खोरठा में। मूल व्यंजन 29 और उपव्यंजन 2। तो उन व्यंजनों का जिस तरह देवनागरी वर्णमाला के अनुसार विभाजन है, कंठ व्यंजन, तो कंठ व्यंजन में 4 ही वर्णों का व्यवहार खोरठा में है लिखित रूप में, क, ख, ग, घ। आंगा जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है, उसको संयुक्त शब्दों में ही उसका व्यवहार हो पाता है। आंगा का सही उच्चारण आंगा नहीं है, आ है, तो उसका व्यवहार खोरठा में लिखित रूप में नहीं है। अब तो हिंदी में भी उसका व्यवहार आप देखते होंगे नहीं के बराबर है, एकाध शब्दों को छोड़कर, वो भी तत्सम शब्दों में। तो आंगा का लिखित व्यवहार अब हिंदी में भी नहीं है, खोरठा में तो बिल्कुल ही इसको नहीं रखा गया है। तो खोरठा में कंठ वर्ण का, खा, गा, घा है। तालव वर्ण च, छ, ज, झ, यहाँ का व्यवहार है खोरठा में, च, छ, ज, झ और यहाँ का भी। यहाँ का व्यवहार यहाँ माने य में चंद्र बिंदु या ई में चंद्र बिंदु की तरह होता है, क्योंकि इसका खोरठा के लेखन में हम कई बार पाते हैं, जैसे नान ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, वैसे ही टॉन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर इसका व्यवहार यहाँ होता है, यानी इस तरह या फिर इस तरह। तो इसी रूप में खोरठा के यहाँ को हम मानेंगे। इसके बाद मूर्धा
मूर्धन्य वर्ण में टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, इसका जो अनुनासिक है णा, उसका व्यवहार खोरठा में नहीं है, इसलिए उसे नहीं रखा गया है। तो कुल मिलाकर 4 मूल मूर्धन्य वर्ण यहाँ पर हैं और 2 उप व्यंजन हैं, उप मूर्धन्य वर्ण। ड़ और ढा, ड़ और ढा का व्यवहार शब्द के बीच में या बाद में होता है, शब्द के आरंभ में नहीं होता है उसका। तो इन वर्णों का व्यवहार खोरठा में काफ़ी है, जैसे काड़ा, भेड़ा, गाढ़ा, पीड़ा, ये सब लिखने के लिए ड़ ढा का व्यवहार होता है। इसलिए इनको भी जान लेना जरूरी है कि ये मूर्धन्य वर्ण है लेकिन उप व्यंजन है, मूल व्यंजन ड और ढ के लिए। अब इसके बाद आता है दंत व्यंजन। तो दंत में इस वर्ग के अनुसार 5 हैं, ता था दा धा न, ये 5 दंत व्यंजन हैं। इसके अलावा दंत व्यंजन में ये भी आता है तालव्य स, ये दंत स, दंत स भी दंत व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। तो कुल मिलाकर ये ता था दा धा न और दंत स, ये है खोरठा के दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में प फ ब भ म, ये 5 ओष्ठ व्यंजन हैं। इनके अलावे एक वह भी ओष्ठी कहलाता है, लेकिन ये कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ का मेल है इसमें, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हो गए ओष्ठ व्यंजन 5 और ये कंठोष्ठ व्यंजन 1। अब यह और वह, यह और वह जैसा कि आप सबों को पता है, ई और आ मिलके यह का उच्चारण हो ही जाता है। तो खैर, अब हम लोग बाकी 2 ये जो हैं र और ल, इनका भी उच्चारण है खोरठा में, इसका व्यवहार है इन दोनों का। सा यानी उष्म संघर्षी एक ही वर्ण है, दंत सा यानी दांत वाला सा ही सिर्फ है। इसके बाद ह का भी व्यवहार है। तो इतने ही व्यंजन हमारे खोरठा वर्णमाला में है। खोरठा में ध्वनियों की संख्या अगर देखें, वर्ण जैसा कि हमने कहा था कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, तो अगर ध्वनियों को देखें तो खोरठा में और स्वतंत्र 4 ध्वनियाँ हैं, जिनको लिखने के लिए देवनागरी वर्णमाला में, देवनागरी लिपि में कोई चिन्ह मौजूद नहीं है, कोई संकेत चिन्ह उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा नहीं जा सकता। इसलिए उन ध्वनियों को हम 2 वर्णों के मेल से लिखते हैं। उनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो खोरठा की ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र ध्वनियाँ, वो क्या हैं। 4 ध्वनियों के बारे में जानेंगे। तो 4 ध्वनियाँ इस तरह हैं। ना, मा, रा, या इस तरह लिखा जाता है, या फिर ला। ये 1 2 3 4 ये खोरठा की स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। यानी जिस तरह क का महाप्राण ख है, त का महाप्राण थ है, द का महाप्राण ध है, उसी तरह न का महाप्राण न है। तो न का व्यवहार खोरठा में काफ़ी है। जैसे चिन्हा, चिन्हा को चिन्हा नहीं लिखते हैं, उच्चारण नहीं करते, चिन्हा। उसी तरह चूल्हा, वैसे ही आम्हा, बामन, यानी दोनों का मेल हो जाता है, ह और न का मेल हो जाता है। जिस तरह त और ह का मेल थ हो जाता है, उसी तरह न और ह का मेल होके एक स्वतंत्र ध्वनि बन जाती है, वो महाप्राण ध्वनि है। न की महाप्राण ध्वनि न, इस तरह म की महाप्राण ध्वनि म। वैसे ही र की महाप्राण ध्वनि र, जैसे खेरहा, पीढ़ा। वैसे ही ल की महाप्राण ध्वनि ल, जैसे
चूल्हा यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर ना का व्यवहार पाना यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ चूल्हा होगा, चूल्हा, लेला। इस तरह ये जो 4 ध्वनियाँ हैं ये खोरठा की स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनको लिखने के लिए देवनागरी वर्णमाला में, देवनागरी लिपि में कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्णमाला में इनको अलग से स्थान दिया जाना संभव नहीं है। तो चलिए ध्वनियों का जब अब की बात करेंगे तो खोरठा की ध्वनियाँ 4 और हैं, यानी 29 और 4 33 ध्वनियाँ हो जाती हैं व्यंजन की, और स्वर की 8 ध्वनियाँ। तो कुल मिलाकर 33 और 8 41 ध्वनियाँ हैं, 41 वर्ण हैं, और ध्वनियों की संख्या और उसमें जोड़ दें, ये कुल मिलाकर इतने। इस प्रकार